हेलो फ्रेंड्स, रणथंबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अपन सबसे पहले आपको बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शारदे आपकी विद्या को ऐसे ही बढ़ाती रहे, ठीक है। आपको एक स्कूल के अंदर का एक कोट आपको पता होगा, जिसको अपन सरस्वती वंदना में बोलते थे, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक है, तो इसी के साथ अपन जो है माँ शारदे को नमन करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की अपनी जो क्लास रहेगी, आरसीसी का जो चैप्टर चल रहा था अपना, और आरसीसी अपन ने लास्ट जो स्टार्ट करी थी वहाँ पे अपन इंट्रोडक्शन कुछ किया था। उसके बाद में अपन इंट्रोडक्शन के बाद में आगे जो है कंक्रीट की कुछ प्रॉपर्टीज़, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ के साथ में आरसीसी का जो अपना यूजेज है, IS 456 2000 क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में सारा अपन जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जब अपन ने लास्ट क्लास के अंदर, जिसने अगर नहीं दिया हो लास्ट क्लास को आप देख लीजिएगा कि रेनफोर्समेंट कंक्रीट के बारे में अपन ने पूरा डिस्कशन किया था, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक भी डाल दूंगा। जो है जिन्होंने नहीं देखा है वो अपनी लास्ट क्लास को जो जाके देखे एक बार। जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था डीसीएस का, यानी कि रेनफोर्समेंट कंक्रीट का अपना फर्स्ट लेक्चर था, उसको जाके एक बार देख ले, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर अपन ने जो बेसिक बहुत सारा उसके पढ़ के उसके अंदर कर लिया है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास अपन स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे व्हाट इज आईएस कोड से, यानी कि आईएस। यहाँ से सबसे पहला अपन क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज आईएस। जैसे कि अपन लास्ट क्लास जैसे इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हुए आ रहे थे कि अपन इसके अंदर कोड यूज करेंगे, IS 456 2000 यूज करेंगे, IS 456 2000 यूज करेंगे। लेकिन ये कोड एक्चुअल में है क्या, सबसे पहले देखेंगे कि कोड एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे IS 456 2000 की। तो IS 456 2000 ये अपना एक इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड है, जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब किसी किसी का, यानी कि कई लोग पूछते हैं क्लास के अंदर भी, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाता हूं तो वहां पे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर IS 456 ही क्यों है, IS 12 या IS जो है 457 क्यों नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जो इंडियन स्टैंडर्ड है, जब भारतीय जो इंडियन जो कोड थे अपने वो डिजाइन होने लगे, तो उस टाइम पे सबसे पहले जैसे कि IS 1 कोड बना, फिर IS 2 बना, IS 3 बना। तो अलग अलग, यानी कि आप जो है कंक्रीट के अंदर भी डिफरेंट टाइप के अपन कोड पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर डिफरेंट टाइप के कोड पढ़ते हैं। स्टील स्ट्रक्चर जब अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी अपने जो है, जैसे कि IS 800 अपन यूज करते हैं। लोड की डिजाइन के लिए अपन जो IS 875 यूज करते हैं। और यहाँ पे अपन आरसीसी डिजाइन के लिए IS 456, और मैंने जो है लास्ट क्लास के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के जो सीमेंट्स होते हैं अपने, लाइक OPC हुआ, RHPC हुआ, ठीक है, सल्फेट सिलेक्ट सीमेंट हुआ, तो इनके लिए जो है सबके लिए अलग अलग कोड स्पेसिफाइड है, ठीक है। ये अपने इंडियन स्टैंडर्ड कोड है। और यहाँ पे आपको जो है एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि IS जो 1 है, यानी कि IS जो फर्स्ट कोड है अपना, वो कोड किस पे बेस्ड है, वो कोड अपना है नेशनल, जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग, जो अपना नेशनल फ्लैग है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय जो ध्वज अपना जो तिरंगा झंडा है, उसके सारे स्पेसिफिकेशन IS यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड नंबर 1 में दिया हुआ है। तो सबसे पहला कोड अपना कौन सा है, वो है इंडियन स्टैंडर्ड 1, और वो किस पे है, नेशनल फ्लैग के ऊपर है। जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसकी कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या होना चाहिए, कपड़ा कैसा होना चाहिए, कहाँ से कपड़ा लाया जाता है। जब अपन जैसे रिपब्लिक डे और अपना जो इंडिपेंडेंस डे होता है उसके ऊपर जो ध्वज फहराया जाता है, तो वहां पे उसके अंदर कौन सा कपड़ा यूज करते हैं, ठीक है, कौन सा क्लॉथ का वो अपना नेशनल फ्लैग बना होता है, तो उसका सारा स्पेसिफिकेशन IS 1 कोड में है। ये चीज आपको जो है बेसिक इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखनी है। कभी भी कोई भी पूछ सकता है कि यहाँ पे अगर IS 456 अगर आपका कोड यूज कर रहे हो, IS 456 कोड अगर आप आरसीसी के लिए यूज कर रहे हो, तो IS 1 कोड किसके लिए यूज करोगे, तो अपना है नेशनल फ्लैग के लिए। ऐसे अपने डिफरेंट टाइप के कोड है, जैसे कि IS 800 है, वो अपन यूज करते हैं स्टील डिजाइन के लिए, IS 875 लोड के डिजाइन के लिए या लोड कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है, IS 1363 आपका श्रिंकेज के लिए है, IS 10262 जो मिक्स डिजाइन के लिए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोड जो है अपन यूज करते हैं अपनी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग और ऐसे मैकेनिकल है, ऐसे इलेक्ट्रिकल है, तो सबके अंदर एक कोड डिजाइन करते हैं, तो वो कोड आपका जो है इंडियन स्टैंडर्ड पे बेस्ड रहता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी। तो स्टैंडर्ड कोड अपना जो IS 456 क्या है, ये अपना एक नेशनल बिल्डिंग कोड है। क्या है ये,
नेशनल बिल्डिंग कोड, बिल्डिंग कोड, ठीक है, नेशनल बिल्डिंग कोड है। जो अपन को जो डिजाइन करते हैं, जो आरसीसी यानी कि जो अपन कोई भी अपना कंक्रीट का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस और कुछ लिमिटेशन, यानी कि अगर मैं बात करता हूं उसकी स्पेसिफिकेशन, ठीक है, और लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि अपन डिफरेंट टाइप के मेथड या डिजाइन फिलोसफीज जो यूज करते हैं, तो उसके अंदर आपके जो क्या क्या स्पेसिफिकेशंस अपन लेने वाले हैं, उसके लिमिटेशंस क्या क्या है, ठीक है। तो उनके लिए आपका जो कोड होता है वो IS 456 होता है। तो इसके अंदर आप जो है, यानी कि ये अपन को क्या करता है, प्रोवाइड गाइडलाइन, ठीक है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, गाइडलाइन फॉर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, फॉर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर, कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए अपन को क्या करता है, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि आपको इस गाइडलाइन से कोई भी डिजाइन करनी है, ठीक है। और डिजाइन फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन और लिखेंगे इसके अंदर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसके लिए अपन कौन सा यूज कोड करेंगे, वो अपना कोड होगा IS 456 2000, ठीक है। तो ये कोड क्या है, अपने टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। जैसे कि आज, यानी कि अगर अभी अपन कोड यूज कर रहे हैं IS 456 वो डिजाइन, ये अपना बेसिक क्या है, जो ये कोड है ये लिमिट स्टेट के ऊपर है, लिमिट स्टेट डिजाइन पे बेस्ड है। ये कोड किस पे बेस्ड है, अपना लिमिट स्टेट डिजाइन पे, ठीक है। इससे पहले जो कोड था वो था IS 456 1978, ठीक है, 1978 जो कोड था वो अपना वर्किंग स्ट्रेस पे बेस्ड था, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस पे, किस पे, वर्किंग स्ट्रेस पे। तो वर्किंग स्ट्रेस जो मेथड था अपना, उस पे बेस्ड कौन सा कोड था, वो कोड था अपना IS 456 1978, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के अकॉर्डिंग कुछ परिवर्तन आते गए, और वो अपने जो चेंजेस है उनके हिसाब से अपना कोड भी जो है अपडेट होता गया। और अभी जो है रिसेंट, यानी कि अभी जो कोड अपडेट हुआ है वो अपना हुआ IS 456 2016 के अंदर, ठीक है। अभी जो रिसेंट कोड अपडेट हुआ है वो हुआ IS 456 2016। लेकिन अपन अभी तक जो भी डिजाइन कर रहे हैं वो डिजाइन अपन किससे बेस्ड कर रहे हैं, IS 456 2000 पे। और इस पूरी DCS के अंदर पूरे अपना रेनफोर्समेंट कंक्रीट जो अपन पढ़ेंगे उसके अंदर अपन कौन सा कोड यूज करेंगे, IS 456 2000, ठीक है। ये वैसे अपडेट हो चुका है, इसके पहले ये 2007 में भी अपडेट हो चुका था अभी। और ये अपना टोटल किस पे बेस्ड है, लिमिट स्टेट मेथड के ऊपर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये जो कोड था अपना, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे था, ये लिमिट स्टेट मेथड पे। इसके अंदर पार्ट आपका WSM का भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन बहुत ही मतलब कि एक लिमिट के, यानी कि बिल्कुल छोटा सा इसके अंदर पार्ट दिया है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड अब लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है। और जो अपना ACI जो है, अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है, उसने तो WSM को बिल्कुल खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया और लिमिट स्टेट क्यों यूज करने लगे, क्योंकि कहीं अपन को ऐसी होती है कि जो अपना लोड है, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस क्या था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड अपने इसके अंदर ओनली जो अपना लोड को कंसीडर नहीं करते थे, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन यूज करते थे वो आपका जो है लोड के लिए नहीं करते थे, और आपका जो मटेरियल होता था उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया जाता था। बट अपन जो है वर्किंग स्ट्रेस में और लिमिट स्टेट मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं कि पार्शियली सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं फॉर द मटेरियल एंड लोड, यानी लोड के लिए भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करेंगे और आपको मटेरियल के लिए भी यूज करेंगे। क्योंकि अब जैसा कि आपने देखा होगा, कोई भी जो बड़े बड़े आपके जो प्राचीन यानी जो एंशिएंट टाइप की जो बिल्डिंग है, पुरानी चीन जो किले हैं, उनकी दीवारें इतनी इतनी चौड़ी होती थी, बहुत बड़ी बड़ी यानी बहुत छोटी छोटी दीवारें होती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो है लिमिट स्टेट नहीं था। तो वहां पे क्या होता है कि अपना जो मटेरियल होता है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, बाकी लोड उतना ही लेना है, ठीक है। क्योंकि वहां पे अपन क्या करते थे, मटेरियल कंसीडर करते थे, लोड को कंसीडर नहीं करते थे, यानी उसके अंदर जो सेफ्टी फैक्टर लेते थे वो अपन मटेरियल का लेते थे, ठीक है। यहाँ पे जो अपना लिमिट स्टेट जो डिजाइन रहेगा उसके अंदर अपन क्या करेंगे, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करेंगे, और वो किसके लिए यूज करेंगे, वो मटेरियल के लिए भी यूज करेंगे और वो अपन लोड के लिए भी यूज करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि व्हाट इज द IS 456। तो IS 456 इज ए नेशनल बिल्डिंग कोड, स्पेसिफिकेशन और लिमिटेशन इसके अंदर दी हुई है, प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये चीज आपको जो दिमाग में बिठा लेनी है कि IS 456 क्या है, ठीक है।
अब यहाँ से मैंने आपको बता दिया है कि IS 456 2000 जो अपना वो लिमिटेड स्टेट डिजाइन के लिए है, और इससे पहले IS 456 1978 था, वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए था। कुछ वैल्यूज है जो मैं आपको जो साथ के साथ पहले बताता चलूंगा कि 1978 के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू थी और IS 456 2000 के अंदर उसकी क्या वैल्यू अपडेट हो गई, क्योंकि कुछ इंपेरिकल फॉर्मूले होते हैं तो आपके क्या होता है कि एक्सपीरियंस बेस्ड भी वो आते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड पे वो फॉर्मूले आते हैं। तो वहां पे उन्होंने जो जिसने भी उस फॉर्मूले को जनरेट किया या एक्सपीरियंस बेस्ड पे जो इंजीनियरों ने जो अपना कोड को डिजाइन किया, तो वो कोड क्या था अपना कि उसको एक बार अपडेट किया कि भाई हाँ अगर मैं इतना रखता हूँ वैल्यू तो वो वहां पे भी काम चल सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे IS 456 से क्या काम आता है। इसके बाद में जो अगर अपन, ये तो हो गया अपना किसकी बात, ये तो अपने हो गई मटेरियल की बात, ठीक है। अब अगर अपन लोड की बात करते हैं, अगर मैं लोड की बात करता हूं तो इसके लिए आपका एक कोड आता है, वो होता है अपना IS 875 के 5 पार्ट है, यानी कि पार्ट 1 to 5, ठीक है। IS 875 के पार्ट 1 to 5। तो यहां से आप जो लिखेंगे IS 875 में लिख देता हूं IS 875, नोट डाउन करते रहना साथ के साथ। IS 875 के 5 पार्ट है, ठीक है। इसके IS 875 के 5 पार्ट है, तो ये पार्ट नंबर 1 से लेके 1 to 5, पार्ट नंबर 1 to 5 ये अपन को क्या है कि लोड के बारे में दिखाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि IS 875 का जो पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको डेड लोड के बारे में दिया हुआ है। जो डेड लोड अपना आता है कि बिल्डिंग के ऊपर कितना लोड अपना आ रहा है, डेड लोड कितना आ रहा है, तो वो सारे लोड्स के बारे में अपन को कौन सा दिखाता है, और ये IS 875 है जो 1987 के अंदर आया था, ठीक है। तो IS 875 का पार्ट फर्स्ट है वो अपना डेड लोड के लिए है। अगर इसकी मैं बात करता हूं कि IS 875 का पार्ट सेकंड ये किसके लिए है, ये पार्ट सेकंड जो है वो होता है अपना इम्पोज्ड लोड और लाइव लोड, ठीक है। जो लाइव लोड आएगा बिल्डिंग के ऊपर तो उसके लिए अपना कौन सा कोड है, वो अपना कोड है IS 875 का पार्ट सेकंड, ठीक है। थर्ड जो अपना है वो होगा IS 875 का पार्ट थर्ड, IS 875 का पार्ट थर्ड। और ये किसके लिए, ये आपका होता है विंड लोड डिजाइन के लिए। किसके लिए, विंड लोड डिजाइन के लिए। जितने भी टाइप्स के आपके विंड लोड होते हैं, और ये जो कोड है, अगर मैं पर्टिकुलर इस कोड की बात करता हूं IS 875 पार्ट थर्ड की, तो आपका एक बिल्डिंग डिजाइन जो सब्जेक्ट होता है, तो बिल्डिंग डिजाइन और आजकल जो है वो बीटेक के अंदर, यानी कि अगर मैं राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करता हूं तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट आता है WSA, विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस, इन 6 सेमेस्टर ऑफ बीटेक एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसके अंदर ये कोड जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है IS 875 पार्ट थर्ड, क्योंकि उसके अंदर अपन क्या करते हैं, विंड की यानी कि विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस करते हैं। तो सिस्मिक के लिए जो आपका कोड होता है, अगर मैं सिस्मिक की बात करता हूं तो सिस्मिक डिजाइन यानी अर्थक्वेक डिजाइन के लिए जो कोड होता है वो होता है अपना IS 1893 का पार्ट फर्स्ट, ठीक है। पार्ट फर्स्ट जो कोड है वो अपना किसके लिए, सिस्मिक, इसको जो मैं आगे नोट डाउन आपको करवा दूंगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं IS 875 के पार्ट फोर्थ की, ठीक है, पार्ट फोर्थ की, तो ये अपन को किसके लिए होता है, ये होता है अपना स्नो लोड के लिए, ठीक है। जो आपके आइस या फिर जहाँ पे अपना जो स्नोफॉल होता है, जहाँ पे अपनी बर्फ गिरती है, जैसे कि अपना नॉर्थन रीजन हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, JNK हो गया, ठीक है, कश्मीर हो गया, तो वहाँ पे जो अपन जैसे कि शिमला की बात करें तो जहाँ पे आपका स्नोफॉल होता है, यानी जहाँ पे आपकी बर्फबारी होती है, तो उस जगह पे उस बर्फबारी के लिए कुछ टाइम के लिए कुछ लोड आता है। तो वो भी अपन क्या करते हैं, जब कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उस टाइम पे उस लोड को भी अपन कंसिडर करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ही एक कोड जो अपना एक पार्ट हो रहा है IS 875 का पार्ट फिफ्थ, ठीक है। ये पार्ट जो फिफ्थ है ये अपना स्पेशल टाइप्स के अगर कोई लोड है तो स्पेशल टाइप्स ऑफ लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन, तो इसके लिए अपन जो IS 875 का पार्ट फिफ्थ अपन जो यूज करेंगे। इसके साथ साथ एक कोड आप जो है यहां से ये लिख लीजिएगा कि IS 1893 इंपोर्टेंट कोड है, IS 1893 का पार्ट, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। और ये कोड कब आया था, ये आया था 2002 के अंदर, ठीक है। तो IS 1893 पार्ट सेकंड ये अपना जो है अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक डिजाइन का कोड है, अर्थक्वेक डिजाइन, ठीक है, अर्थक्वेक डिजाइन के लिए जो अपन कोड यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, वो अपना कोड होगा IS 1893 का पार्ट
फर्स्ट, ठीक है। तो ये सारे कोड्स आपको जो है, और इन कोडों का आपके पास में एक कॉपी होनी चाहिए, उनका आप जो है नेट से प्रिंट निकाल लेना, क्योंकि ये कोड आपके जो कुछ वैल्यूज होती है जो अपन को इन कोड्स के अंदर से लिखनी होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं, अब जैसे कि अब अपन ये जो कोड यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड को पर यूज कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा। वो रीजन क्या होगा कि जैसे कि कोई भी स्ट्रक्चर होता है, कोई भी अपन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई भी अपना स्ट्रक्चर होता है आरसीसी का, ठीक है, क्योंकि आजकल ज्यादा सीमेंट कंक्रीटिंग यूज हो रही है, जिसके अंदर अपना जो है, जिसके अंदर अपना बात करें, जिसके अंदर अगर अपन बात करते हैं कि जो अपना जिसके अंदर अगर मैं बात करता हूं कि अपने जो कोड जो भी अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे कि अपना रेडीमिक्स कंक्रीट होता है, ठीक है, ये अपन जो ऑन साइड जो बिल्डिंग जो सॉरी कंक्रीट बनाते हैं, तो लेकिन उसके अंदर क्या है कि कुछ अपने ऐसे यानी कि कई बार होता है कि अपन प्रॉपर मिक्स नहीं कर पाते हैं, या अपना जो मटेरियल है वो बिल्कुल यूज यानी बिल्कुल घटिया यूज करते हैं। अगर कहीं पे भी अगर आपको किसी को टेंडर दिया है, जैसे कि आपको एक मैं एक घटना बताता हूँ, 2013 के अंदर पुणे महाराष्ट्र के अंदर एक 7 मंजिला यानी कि 7 स्टोरी बिल्डिंग कोलेप्स हो गई थी। वो किसकी वजह से हुई थी? क्योंकि उसके अंदर क्या है, सब बैंडेड मटेरियल यूज किया गया था, और उसके अंदर जो है 70 लोग यानी 70 पीपुल्स डाई ऑन स्पॉट, वो उसके अंदर दब के मर गए थे, ठीक है। तो उसके यानी कि क्योंकि वहां पे मटेरियल अपन ने घटिया क्वालिटी का यूज किया था, किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर ने या जिस फर्म ने उसको बनाया था, ठीक है। तो अपन को ये चीज ध्यान रखना होता है कि अभी मैं बताऊंगा आपको कि इसके ऑब्जेक्टिव जो अपने, यानी कि जो अगर मैं बात करता हूं कि अपना जो कॉन्क्रीट जो भी डिजाइन करते हैं, तो उसके अंदर अपन किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, किन किन बातों का अपन ध्यान रखते हैं, तो वो चीज जो है ज्यादा मैटर करती है। तो यहां से आप एक चीज लिखेंगे कि जब कोई भी यानी कि जो भी कोई भी कोड यूज करते हैं, तो वो अपन क्यों यूज करते हैं, ठीक है। वो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अपना बिल्डिंग एकदम बिल्कुल सेफ रहे, और जो भी अपनी कंडीशंस होती है, एक्सपोजर कंडीशंस होती है, तो उसको फुलफिल करे, ठीक है। तो ये चीज आप जो है ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि अपना जो कंक्रीट का कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, कंक्रीट का कोई भी स्ट्रक्चर है, तो यहां पे क्योंकि जब अपन बात करते हैं कि आरसीसी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं आरसीसी, ठीक है। अगर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहा हूं, तो आपको पता है कि फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कंक्रीट होती है, वो कंक्रीट अपनी क्या है कि ये अपनी क्या होती है कि वीक इन टेंशन होती है, यानी कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन, यानी अगर मैं कंक्रीट की बात करता हूं ओनली, जैसे यहां पे अगर अपन डिफरेंस पढ़ेंगे, अगर डिफरेंस की मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर डिफरेंस की मैं बात करता हूं, तो अपना जैसे कि आरसीसी है, ठीक है, आरसीसी, और इधर लिख देता हूं मैं पीसीसी, ठीक है, यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो अगर प्लेन सीमेंट कंक्रीट की अगर अपन बात करते हैं, तो यहां से एक चीज आपको देखने को मिलेगी, वो क्या है कि यहां पे अपन यानी कि एक रेनफोर्स्ड मटेरियल के तौर पे, यानी कि रेनफोर्स्ड मटेरियल के तौर पे अपन क्या यूज कर रहे हैं? स्टील यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्टील यूज कर रहे हैं। और यहां पे अपना क्या है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट अपन यहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, क्योंकि अगर अपन बात जानते हैं कि जो कंक्रीट होता है, ठीक है, अगर कंक्रीट की मैं बात करता हूं, तो कंक्रीट क्या आपका स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन, वीक इन टेंशन, वीक इन टेंशन, ठीक है, यानी टेंशन के अंदर आपका जो कंक्रीट है वो बिल्कुल एकदम वीक होता है, ठीक है। और आपको पता है कि लास्ट क्लास में अपन पढ़ चुके हैं जो कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट एक सीमेंट, ठीक है, प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट और प्लस आपका वाटर, ठीक है, और सम टाइम अपन क्या करते हैं इसके अंदर प्लस एड मिक्सर, ठीक है, एड मिक्सर, ठीक है। तो ये यूज करके अगर कोई आपका पेस्ट तैयार होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है, वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। तो ये अपना क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन होता है, अपन मानते हैं इस चीज को। तो जो ये वीकनेस यानी टेंशन के, अब कोई भी अपन जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था, एक बार जो है फिर से देख लो दोबारा, कोई भी अपना एक क्या ब्लॉक है, यानी कंक्रीट की कोई बीम है या फिर अपना जो कोई भी स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर जैसे ऊपर से कोई लोड अप्लाई होगा, ठीक है, लोड अगर ऊपर से कोई लोड अप्लाई होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लोड अप्लाई होता है W किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है, ये लोड अगर इसके ऊपर कोई अप्लाई हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होगी? एक न्यूट्रल एक्सिस होती है, अपन जानते हैं इसकी चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अपना जो ऊपर वाला पार्ट है वो अपना कंप्रेशन जोन में, नीचे वाला अपना टेंशन जोन में, ठीक है, ये अपना टेंशन है। तो इसके ऊपर जैसे लोड आएगा तो ये क्या करेगी अपनी, ये इस तरीके से बेंड होने की कोशिश करेगी, ठीक है, ये इस तरीके से अपनी क्या होगी? बेंड होने की कोशिश करेगी, ठीक है। और यहाँ पे अपना न्यूट्रल एक्सिस इस तरीके से जाएगा, तो ऊपर का पार्ट इसमें कंप्रेशन में आएगा, नीचे का पार्ट इसमें टेंशन में आएगा।
तो इस टेंशन की वजह से, अगर इस टेंशन की मैं बात करूं तो इस टेंशन की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर कुछ क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ क्रैक्स आपके जो देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उन क्रैक्स की वजह से क्या है कि अपना जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। तो ये अब यहाँ पे, अब इस जगह पे अगर मान लो कि मैं यहाँ पे इस जगह पे अगर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा देता हूँ कि कंक्रीट क्या है कि बिल्कुल, अब अपन जानते हैं कि अगर मैं आपसे कोई बात बोलूं, ठीक है, कि आपको ये चीज लेनी है, ठीक है, तो आप उसकी टेंशन क्यों लोगे, जितना आप ले सकोगे उतना ही तो टेंशन लोगे, ठीक है। तो ये कंक्रीट कहता है कि नहीं, मैं तो टेंशन लेता ही नहीं हूं, मैं तो टेंशन लेता ही नहीं हूं। और जो कंक्रीट होती है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वे, यानी कि कंपेयर करें स्टील से, ठीक है, तो उसके कंपेयर में इसकी जो 5 से 10% आती है, ठीक है, 5 से 10% आती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करवा दी एक रेनफोर्समेंट, यानी कि इसके अंदर क्या प्रोवाइड करवा दिया, रेनफोर्समेंट। अब जो इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस जो डेवलप होगी, टेंसाइल स्ट्रेसेस जो डेवलप होगी, इसको रजिस्ट कौन करेगा, इसको रजिस्ट करेगा ये वाला जो अपन ने स्टील रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करवाई है, ठीक है, जो स्टील प्रोवाइड करवाया है, जो स्टील बार प्रोवाइड करवाई है, वो अपन को क्या करेगी, जो भी इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस जो डेवलप होगी तो उसको कौन रजिस्ट करेगा, वो आपकी स्टील बार रजिस्ट करेगी। और यहाँ पे ये जो क्रैक्स आपके ये मिनिमाइज हो जाएंगे, यानी क्रैक्स इसके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि जब इसके अंदर आपका जो बेंड आएगा तो कंप्रेशन को तो कंक्रीट ले ही लेगा, ठीक है, उसके साथ साथ जो आपका इसके अंदर टेंसाइल जो स्ट्रेसेस आती है तो उनको कौन लेगा, उनको ले लेगा ये आपका क्या, रेनफोर्समेंट जो अपन ने प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। तो यहां से ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि आरसीसी और पीसीसी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब जो अपना ऑब्जेक्टिव जो रहता है, यानी कि अगर ये जो आरसीसी अपन डिजाइन कर रहे हैं, जो आरसीसी अपन डिजाइन कर रहे हैं, तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो इस मेन ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूं, मेन ऑब्जेक्ट की अगर अपन बात करते हैं, तो यहां से अपन को एक चीज तो पता चल गई कि जो भी टेंशन आता है, जो भी टेंशन आता है तो उसको कौन लेता है, उसको लेता है स्टील रेनफोर्समेंट जो अपन ने प्रोवाइड करवाया है। जो रेनफोर्समेंट अपन ने जो प्रोवाइड करवाया है वो सारा टेंशन ले लेता है। ये यहां पे अपन को एक चीज समझ में आती है। फिर अपन देखेंगे कि यार अगर स्टील अगर पूरा टेंशन ले रहा है तो स्टील तो आपका कंप्रेशन भी लेता होगा, यानी जो कंप्रेशन उसके अंदर जो कंप्रेशन स्ट्रेसेस जो आती है उसको भी लेता होगा, बिल्कुल लेता है, बिल्कुल लेता है। और आपकी जो स्टील जो होता है, स्टील जो होता है, अगर मैं स्टील की बात करता हूं तो स्टील की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है, ठीक है, कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ होती है विद कंपेयर टू द कंक्रीट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होती है स्टील की, ठीक है। लेकिन जब अगर अपन जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है या आपके टेंसाइल जो स्ट्रेसेस है उनको अगर आपको ओनली स्टील ही रजिस्ट कर ले तो फिर अपना सब्जेक्ट ही स्टील स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर जो उस तरीके का जो अपना स्ट्रक्चर बनेगा तो आपका क्या होगा, वो स्टील का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, अपना स्टील का स्ट्रक्चर होगा, तो उसको सब्जेक्टिव होता आपका, यानी कि वो तो पार्ट ही अलग हो गया आपका, वो पार्ट हो गया स्टील स्ट्रक्चर। जबकि अपना क्या, अपना आरसीसी है, तो यानी कि, और अब इसके अंदर क्या है कि जब अपन कोई भी डिजाइन करते हैं, इसमें एक चीज देखना कि कोई भी डिजाइन करते हैं तो वहां पे अपन ने स्टील प्रोवाइड करवाया, ठीक है। तो स्टील, अगर प्योर स्टील का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये क्या होता है, ये कॉस्टली पड़ता है, ठीक है, ये क्या पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। और आप जैसे कि आप इंजीनियर हो, ठीक है, आपने कोई एस्टिमेट बना के दे दिया कि हाँ इस बिल्डिंग के अंदर इतना खर्चा आएगा, ठीक है, और आपने उसके अंदर टोटली स्टील का वर्क करके दे दिया, स्टील स्ट्रक्चर उसके अंदर बना दिया, तो आपका उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका बिल्कुल एकदम स्टेबल रहेगा, ठीक है, वो आपकी उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगी, स्टेबिलिटी भी अच्छी रहेगी, सर्विसिबिलिटी भी अच्छी रहेगी। लेकिन वो क्या होगा, कॉस्टली होगा, और वो कॉस्टली जैसे कि आम आदमी के बजट से बाहर हो जाएगा। तो क्या करेगा क्लाइंट, सामने वाला क्लाइंट है, उसको जो है नहीं बनवाएगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं नहीं बनवाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि रेनफोर्समेंट यानी कि स्टील रेनफोर्समेंट प्लस कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर होता है वो अपना क्या होता है, वो इकोनॉमिक होता है, ठीक है। तो अगर अब मैं बात करता हूं आरसीसी की, तो आरसीसी अपनी क्या होती है, इकोनॉमिकली आपकी जो है अच्छी होती है, इकोनॉमिक होती है, ठीक है। ये क्या होती है आपकी, सॉरी, इकोनॉमिक, ठीक है, ये आपकी क्या होती है, इकोनॉमिक होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक यानी कि अपना जो है बजट, यानी कि इन बजट के अंदर मैं बात करता हूं तो बजट के हिसाब से अपन क्या यूज करेंगे, आरसीसी यानी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो स्टील स्ट्रक्चर आपकी ये भी सब्जेक्ट चलता है, ठीक है, और यहाँ पे आरसीसी अपन जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है, आने वाले टाइम पे अपन स्टील भी पढ़ेंगे। तो यहां से अपन को एक चीज तो कंफर्म हो गई कि जो आपका आरसीसी यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव की मैं बात करता हूं, ठीक है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं कि कोई भी अपना जो स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर अपन क्या क्या देखेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर अपन क्या क्या देखेंगे, तो उसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे स्ट्रेंथ, क्या देखेंगे,
स्ट्रेंथ, ठीक है, कि आपका जो जितना लोड इसके ऊपर आ रहा है, कोई भी आपका जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि अगर मैं इस मार्कर की बात करता हूं, ये मेरा कोई स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर कोई भी जो लोड आ रहा है, ठीक है, वो जितना लोड आए उसको रेजिस्ट करने के लिए ये आपका कैपेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी तभी तो लोड ले पाएगा। तो आपकी जो है सबसे पहले अपन देखेंगे स्ट्रेंथ, ठीक है। और सेकंड नंबर पे अपन क्या देखते हैं, सेकंड नंबर पे अपन देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी। क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। और थर्ड नंबर पे अपन क्या देखते हैं, थर्ड नंबर पे अपन देखेंगे सर्विसेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी, ठीक है, सर्विसेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी। तीन चीज अपन जो बेसिकली इसके अंदर देखते हैं, कोई भी आपका स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर अपन तीन चीज देखते हैं। एक होता है अपना स्ट्रेंथ, दूसरी होती है स्टेबिलिटी, थर्ड होता है अपना सर्विसेबिलिटी, ठीक है। अगर स्ट्रेंथ की मैं बात करता हूं तो कोई भी अपना, जैसे कि आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, सपोज ये आपका कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई आपकी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो इसके अंदर अपन क्या है, एक तो कंक्रीट यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंक्रीट यूज कर रहे हैं, और एक अपन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, स्टील यूज कर रहे हैं, ठीक है। दो अपना इसके अंदर कंपोनेंट है जो अपन यूज कर रहे हैं, दो मटेरियल है जिसको अपन जो है यूज कर रहे हैं, एक तो आपका कंक्रीट है और एक स्टील है, ठीक है। तो कंक्रीट, कंक्रीट आपको पता है कि आपका क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग इन द किस में होता है, स्ट्रॉन्ग आपका किस में होता है, कंप्रेशन के अंदर, ठीक है। और स्टील आपका जो स्ट्रॉन्ग किस में होता है, टेंशन के अंदर, जो यानी कि जो भी आपका जो टेंसाइल स्ट्रेसेस जो इसके अंदर आएगी, कोई भी आपका ब्लॉक है, ठीक है, ये कोई भी आपका एक कंक्रीट का ब्लॉक है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर इसको मैं बड़ा कर देता हूं यहां तक, ठीक है, यहां तक अगर इसको मैं बढ़ा देता हूं तो इस तरीके से आपकी जो है एक बीम डिजाइन होती है, ठीक है, एक बीम आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, एक बीम आपके यहाँ पे बन जाएगी। तो ये आपका जो इसके अंदर एक तो टेंशन आपका जो है, एक तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होगी, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ठीक है, और एक आपकी क्या होगी इसी के अंदर एक आपकी जो है टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होगी, ठीक है, टेंसाइल, सॉरी ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेसेस, ठीक है, इस तरीके से टेंसाइल स्ट्रेसेस इसके अंदर आएगी। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो आएगी तो उनको तो आपको क्या है, कौन रजिस्ट करेगा, उनको तो करेगा आपका कंक्रीट, और जो टेंसाइल स्ट्रेसेस जो आएगी उनको करेगा अपना स्टील, ठीक है। तो ये चीज आप जो है ध्यान रखेंगे। तो स्ट्रेंथ आपकी जो है अच्छी होनी चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, स्टील एंड आरसीसी, सॉरी स्टील एंड सीमेंट कंक्रीट का जो है दोनों का मिक्सअप अपन यहाँ पे यूज कर देंगे। तो स्ट्रेसेस शुड नॉट द एक्सीड। तो अगर मैं स्ट्रेंथ की मैं बात करता हूं तो आपकी जो स्ट्रेसेस जो होती है, यानी कि जो इनके अंदर स्ट्रेसेस यानी टेंसाइल स्ट्रेसेस है, या फिर अपन बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की, तो आपकी जो स्ट्रेसेस शुड नॉट एक्सीड द क्रिटिकल वैल्यू। स्ट्रेसेस इसके अंदर लिखेंगे आप, स्ट्रेसेस, जो स्ट्रेसेस आती है, जो टेंसाइल और कंप्रेसिव दो स्ट्रेसेस होते हैं, तो स्ट्रेसेस शुड नॉट एक्सीड द क्रिटिकल स्ट्रेस, ठीक है। तो क्रिटिकल स्ट्रेसेस से आपकी जो है, जो आपकी स्ट्रेसेस इसके अंदर आती है वो आपकी क्रिटिकल वैल्यू, सॉरी क्रिटिकल स्ट्रेसेस नहीं, क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू से आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपकी क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, ठीक है। कोई भी आपका जो स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ अपनी अच्छी रहेगी। सेकंड अगर मैं बात करता हूं, यहां पे सेकंड अगर अपन बात करते हैं, वो अपना है स्टेबिलिटी। सेकंड क्या है अपनी, स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी की बात करते हो तो कोई भी अपन स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, अब ये तो नहीं कि आज अपन ने बना दिया, ठीक है, आज तो चलो ठीक है वो स्टेबल है, 10 साल बाद में कोलेप्स हो गया, 15 साल बाद में कोलेप्स हो गया, ठीक है, या वो 5 साल बाद में कोलेप्स हो गया, तो वो ऐसा स्ट्रक्चर अपना जो है अपन उसको क्या बनेंगे, वो अपना कोलेप्स के अंदर आ जाएगा। और ये अपना क्या है कि स्टेबिलिटी भी आपकी, कोई भी अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो ये तो नहीं कि 5-10 साल के लिए बनाओगे, ठीक है, आप उसको जो 40, 50, 60, 70 साल की अपन उसकी एक एज लेके चलते हैं, तो वहां तक अपन को वैल्यू की जो है स्टेबिलिटी तो चाहिए, यानी कि जो अपनी बिल्डिंग है उसकी स्टेबिलिटी तो अपन को चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां से स्टेबिलिटी अपनी क्या है कि जैसे कि अपना कोई भी है तो ये आपका एक तो ओवरटर्न नहीं हो, ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, इसको जो लिखेंगे अपन ओवरटर्निंग, अगर स्टेबिलिटी अगर बिल्डिंग की नहीं है तो वो क्या होगा, आपका ओवरटर्न कर जाएगा, ठीक है, ओवरटर्निंग, ठीक है। या फिर अपना क्या होगा, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, ठीक है, या फिर अपना क्या होगा, वो बकल कर जाएगा, ठीक है, बकलिंग, ठीक है। या अगर मैं बात करता हूं कि बकलिंग के बाद में अगर मैं बात करता हूं, या वो स्लाइड कर जाएगा, ठीक है, स्लाइडिंग। तो ये तीन कंडीशंस होती है कि अपना जो है या तो ओवरटर्निंग की वजह से आपको ओवरटर्न कर जाएगा कोई भी स्ट्रक्चर, या वो बकल कर जाएगा, ठीक है, या फिर अपना जो स्लाइडिंग कर जाएगा, तो अपना ये क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, और वहां पे अपनी क्या है, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो कोई भी अगर स्ट्रक्चर अगर अपन बना रहे हैं तो आपका एक तो स्ट्रेंथ के अंदर मजबूत होना चाहिए और उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड बात करता हूं मैं सर्विसेबिलिटी की। सर्विसेबिलिटी क्या है कि जब कोई भी अपन डिजाइन कर रहे हैं, यानी कोई भी अपना स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, तो यहां से जो है मैं इसको नीचे लिख देता हूं यहां से, ठीक है, कोई भी अपना स्ट्रक्चर जो डिजाइन कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं स्टिफनेस, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहां पे स्टिफनेस की, स्टिफनेस,
ठीक है, स्टिफनेस उसकी जो है अच्छी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे फर्स्ट में बात करता हूँ, सेकंड बात करता हूँ मैं इम्प्रीमेबिलिटी, इम्परमेबिलिटी, ठीक है, इम्परमेबिलिटी। थर्ड बात करता हूँ अगर मैं यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी। और अगर मैं बात करता हूँ वो आपको हो जाएगा जैसे कि डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन। तो आपकी जो सर्विस है, तो आपका जो कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हो वो उसकी स्टिफनेस अच्छी होनी चाहिए। इम्परमेबिलिटी यानी कि उसके अंदर जो है आपका, जैसे कि अगर अपन आरसीसी की छत डिजाइन करें तो उसके अंदर इम्परमेबिलिटी भी होनी चाहिए, कहीं उसके अंदर ऐसा नहीं हो कि वाटर फ्लो हो जाए, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी, वो लॉन्ग टाइम तक आपका ड्यूरेबल होना चाहिए। और डिफ्लेक्शन उसके अंदर कम से कम आपका जो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो तीन ऑब्जेक्ट होते हैं, किसके ऑब्जेक्ट, किसके होते हैं अपने, ये आरसीसी डिजाइन के, यानी कि जो भी अपन आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपके ये तीन ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे, इसके बाद में अगर बात करें कि आपका जो आरसीसी है उसके कौन कौन से फेज होते हैं, किस किस फेज में जो है इसको अपन डिजाइन करते हैं, तो वो चीज अपन यहां से देखेंगे, ठीक है। कौन कौन से फेज के अंदर अपन इसको डिजाइन करेंगे, तो जो है आप यहां से देखिएगा। थोड़ा सा अपन जो फास्टली चलेंगे क्योंकि जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे 5th सेमेस्टर के अंदर पढ़ रहे हैं उनका आरसीसी का जो उनका आरसीसी यानी कि अगर बात करें कि आरटीयू एग्जामिनेशन की, तो आरटीयू यानी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन की डेट डिसाइड हो गई है, ठीक है। और उस डेट से पहले अपन कोशिश करेंगे अपना आरसीसी पूरा कंप्लीट हो जाए। और वो शायद डेट आपकी जो है वो 2 या 3 मार्च से है, ठीक है, 2 या 3 मार्च से डेट है। तो वहां तक अपन को जो आरसीसी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जितना हो सकेगा अपन जो है करेंगे। तो अगर यहां से जो आरसीसी के बाद में बात करता हूं कि इसके फेज कौन कौन से हैं, फेज, अगर फेज की मैं बात करता हूं, फेज ऑफ रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर, फेज ऑफ रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके फेज कौन कौन से हैं। तो अपन को पता है कि कोई भी अपन स्ट्रक्चर जब डिजाइन करते हैं तो उसका फेज क्या है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्लान करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लान करेंगे। तो सबसे पहले अपनी क्या होगी, प्लानिंग फेज हो जाएगा। सबसे पहले अपना क्या हो जाएगा, प्लानिंग फेज हो जाएगा। और प्लानिंग फेज अपना क्या कहता है कि जब अपन कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका एस्टिमेट बनवाते हैं, ठीक है, उसके आर्किटेक्चर से उसकी डिजाइन बनवाते हैं, ठीक है, उसका बाहर का व्यू कैसा दिखेगा, एस्थेटिक्स व्यू कैसा दिखेगा, तो वो सारी चीजें अपन किसके अंदर करते हैं, वो अपना होता है प्लानिंग फेज, ठीक है। अगर सेकंड की मैं बात करता हूं तो वो अपना होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। सेकंड की अगर मैं बात करूं वो होता है अपना स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन, एनालिसिस एंड डिजाइन, ठीक है। तो सेकंड फेज में अगर मैं बात करता हूं तो प्लानिंग हो गया, यानी प्लानिंग अपन को जो आर्किटेक्ट ने अपन को बना के दे दी है। उसके बाद में सेकंड जो आता है वो होता है अपना स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन। तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर की एनालिसिस करेंगे, डिजाइन करेंगे, उसके अंदर कौन कौन से लोड आएंगे, ठीक है, उस लोड की कैलकुलेशन करेंगे, कितना उसके अंदर रेनफोर्समेंट लगेगा तो उनकी अपन जो है कैलकुलेशन करेंगे। तो सारा अपना किसके अंदर आ जाता है, वो स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर। अब जब अपन ने डिजाइन कर दिया, लोड भी अपन ने कंसिडर कर दिया, ठीक है, सारी चीज अपने हिसाब से डिजाइन ओके, ठीक है, अपने हिसाब से डिजाइन ओके। यहां पे आप एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप डिजाइन करो, हो सकता है कि मैं डिजाइन कर रहा हूं, मैं मेरे हिसाब से डिजाइन कर रहा हूं, आप डिजाइन करोगे आपके हिसाब से डिजाइन करोगे, ठीक है। तो डिजाइन वैल्यू हमेशा किसी की भी सेम नहीं होगी, डिजाइन वैल्यू हमेशा किसी की भी सेम नहीं होगी। जहां तक अगर अपन बात करेंगे, जैसे कि आगे आने वाले टाइम में अपन न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, आरसीसी जो बीम्स के हैं, ठीक है, स्लैब के हैं, या फिर अपना जो कॉलम्स के हैं, फुटिंग के हैं, तो वो सारे न्यूमेरिकल करेंगे तो उनके अंदर डिजाइनिंग वैल्यू किसी की सेम नहीं आएगी। बस उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो स्ट्रक्चर जो अपन ने डिजाइन किया, जैसे कि बीम अगर मैंने डिजाइन की है तो आपकी क्या होगी, स्टेबिलिटी एंड सर्विसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका ओके होना चाहिए, ठीक है, वो आपका ओके होना चाहिए। दैट मींस आपकी जो डिजाइन इज ओके, ठीक है। किसी का आंसर मैच करने लग गए तो फिर वो जो है आपका काम नहीं बनने वाला है। तो यहां से आप जो एक चीज ध्यान रखेंगे, स्ट्रक्चर एनालिसिस, अगर एनालिसिस और डिजाइन की मैं बात करता हूं तो यहां पे सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या लिया है, आपने क्या वैल्यू ली है, ठीक है। तो ये अपन को पता नहीं है कि मैंने क्या लिया, हो सकता है कि आपने कुछ अलग वैल्यू ली हो, ठीक है। तो वो जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां से, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी डिजाइन वैल्यू, बस अपना जो है सर्विसिबिलिटी के अंदर आपका डिजाइन ओके होना चाहिए, बस ये बात है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो कोई भी बच्चा जो है यानी एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप जो है बैठे हो, ठीक है, और वहां पे अगर पीछे वाले के बच्चे को टिप टाप के आप लोग जैसे करते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि वहां पे आपका जो आंसर मैच करने लगे कि तेरा आंसर क्या आ
रहा है, ठीक है, उसका आंसर क्या आ रहा है, मेरे डिजाइन का इसका आंसर ये आ रहा है, तो ये आपका जो पॉसिबिलिटी नहीं है, आपका जो आंसर इसके अंदर अलग अलग आएगा, ठीक है। तो यहां से आप लोग एक चीज देखेंगे कि आर द सेफ्टी, यानी कि अगर मैं बात करता हूं आर द सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी ऑफ या सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आर ओके या नहीं। तो यहां से जो है एक फेज अपना आता है, थर्ड फेज की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, आर द सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी, ठीक है, सर्विसिबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट, सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, यहां पे लिख लो आप डायरेक्टली रिक्वायरमेंट्स, सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाइड, ठीक है, सेटिस्फाइड। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया कि मेरी जो यानी कि अपने जो सेफ्टी है और सर्विसिबिलिटी है, अगर वो डिजाइन अगर आपकी ओके, यानी कि अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो, ठीक है, देन आपका जो है डिजाइन इज ओके। यहां से मैं लिख देता हूं अलग पेन से, तो वो जाएगा आपका डिजाइन इज ओके, डिजाइन इज ओके, ठीक है, डिजाइन आपकी ओके हो जाएगी। एंड आप जो है फर्दर आप जो है आगे, यानी कि अगर यहां से जो है आप आगे क्या करोगे, लास्ट फेज यहां पे आप जो है कंस्ट्रक्शन फेज में आ जाओगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन फेज, ठीक है, कंस्ट्रक्शन फेज आपका यहां से स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहां पे अगर ये इस जगह पे अपना सेफ्टी के अंदर और सर्विसिबिलिटी के अंदर, सर्विसिबिलिटी और सेफ्टी के अंदर यहां पे अगर मैं बात करूं कि डिजाइन इज नॉट ओके, यानी कि अगर नो आ जाता है तो इस जगह से अपन क्या करेंगे, वापस लोड का एनालिसिस करेंगे। यानी कि यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे अपन क्या करेंगे, रीडिजाइन करेंगे, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर है उसको क्या करेंगे, रीडिजाइन करेंगे, क्योंकि जो अपन को सेफ्टी चाहिए थी, जो सर्विसिबिलिटी चाहिए थी, वो अपने पास में नहीं आई है, ठीक है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, स्ट्रक्चर जो आपका है उसको दोबारा से एनालिसिस करेंगे, दोबारा से उसके डिजाइन करेंगे, यानी उसके अंदर लोड जो अपन ने कंसीडर किए थे उनको थोड़ा बहुत अपन जो है ऊपर नीचे करेंगे, ताकि अपना सही से डिजाइन हो सके और आपका जो सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी के अंदर बिल्डिंग या जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका सेफ हो जाए। तो ये अपने जो है डिजाइन के फेज है, ठीक है। यहां से अपने क्या है, ये अपने फेज है रेनफोर्समेंट, जो रेनफोर्स स्ट्रक्चर है, तो फर्स्ट आपका प्लानिंग फेज हो गया, ठीक है। सेकंड अगर यहां से PHASE बताइए, ठीक है, कहीं इसको प्लेन मत लिख देना, SE फेज, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड एनालिसिस डिजाइन। अगर आपका सेटिस्फाइड है, ओके है, तो अपन क्या करेंगे, प्लानिंग फेज के अंदर चले जाएंगे। अदरवाइज अपन क्या करेंगे, नो है तो अपन जो है स्ट्रक्चर को दोबारा से रीडिजाइन करेंगे, ठीक है। यहां तक आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है, यहां तक आपके समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि अपना जो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट और सीमेंट के बारे में अपन जो लास्ट क्लास के अंदर बहुत डीपली डिस्कस कर लिया था, उसके बाद में अब बात आती है कंक्रीट की। वैसे कंक्रीट अपन ने थोड़ा बहुत उसके अंदर कर लिया था, बट कंक्रीट के जो है बहुत सारे जो अपने क्या कह सकते हैं उसको, कि अगर कंक्रीट की मैं बात करूं तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और वो प्रॉपर्टीज अपने को यानी कि पता होना जरूरी है कि कंक्रीट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां से पढ़नी है। तो अपन बात करेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, यहां से बात करेंगे अपन प्रॉपर्टीज और ऑफ कंक्रीट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जो मैं बता रहा हूं, ये यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार लगा लेना इसको, ठीक है, स्टार लगा लेना। कोई भी आपका कंपटीशन एग्जाम है, JN लेवल का, IN लेवल का, IES का, गेट लेवल का, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट से। और एक से दो क्वेश्चन, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है, 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो ये चीज आप जो ध्यान रखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट आपकी जो इंपॉर्टेंट है। तो कंक्रीट आपको पता है कि कंक्रीट एक मटेरियल है, ठीक है, मिक्स मटेरियल है किसका, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का, ठीक है। और ये अपन जो मिक्स डिजाइन से बनाते हैं, जैसे कि M20 का है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी वो अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट की अगर मैं बात करता हूं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां से अपन बात करेंगे इसकी वेट की, ठीक है, वेट की अपन यहां से बात करेंगे, ठीक है। तो वेट जो आपका होता है, इससे पहले जो है मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहां पे कि आपकी जो मिक्स डिजाइन होती है, ठीक है, मिक्स डिजाइन जो होती है, जैसे कि आपने देखा होगा M20,
M30, इस तरीके से आपको जो है M35, M40, ठीक है, M15 या M10, M5, ठीक है। तो उनका आपका जो मिक्स प्रोपोर्शन होता है, अगर मिक्स प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं, यानी जो रेशियो होता है सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, तो वो कितना होता है, यहां से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इससे पहले जो है अपन यहां से लिख लेंगे, तो आप यहां पे जो है थोड़ा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहां पे मैं लिख देता हूं मिक्स, ठीक है, या कॉन्क्रीट मिक्स, यहां पे लिख देता हूं ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। और यहां पे मैं लिख देता हूं सीमेंट रेशियो सैंड रेशियो एग्रीगेट, ठीक है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो, ठीक है, रेशियो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं, टेक्निकल टीम दिख रहा है यहां तक, ओके, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहां से अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला अपना ग्रेड होता है कंक्रीट का M5। बिल्कुल सिंपल सा एक आपको अभी मेथड बताने वाला हूं कि आपको जो बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है कैसे अपन जो है इसको करते हैं। जैसे कि M5 के बाद में होता है M7 7.5, उसके बाद में होता है M10, M15, M20, इतने टाइप्स के अपने जो है, यानी कि M20 तक का डिजाइन अपन बिल्कुल सीमेंट सैंड एग्रीगेट का जो रेशियो होता है RATION ओनली, ठीक है, ओ, ठीक है। तो M5 की अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सीमेंट की अगर मैं बात करूं, यानी कि सीमेंट का अगर अपन बात करते हैं, सीमेंट का सबके लिए एक ही होता है। अगर एक पार्ट आपका सीमेंट का है तो उसके कंपेयर में आपका सैंड का और एग्रीगेट का कितना पार्ट होगा, ठीक है। तो यहां पे जो है आप रेशियो का साइन लगा देंगे सब में, ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है। सब में जो रेशियो होगा, यानी सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो अगर अपन बात करें तो यहां से जो आप 5 से उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो, 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, 5 से उल्टे गिनती स्टार्ट करी। आप नीचे से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है M20 तक। अब जो फिर रेशियो का साइन लगा दो, फिर रेशियो का साइन लगा दो, ठीक है। एक मिनट, टू के बाद में आएगा यहाँ पे 1.5 सॉरी, और M25 का भी एक नीचे आप जो है यहाँ पे रख दो, और ये हो गया 1, ठीक है। उसके बाद में 5 4 3 2 यानी 1.5 एंड 1 M25 तक अपन यहाँ से निकालेंगे। उसके बाद में जो होता है 1:5। अब यहाँ से जो ये वाली वैल्यू है इसका डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 5 इंटू जे 2, यानी 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया 5 2 जे 10, ठीक है, 4 2 जे 8, 3 2 जे 6, 2 2 जे 4, और 1.5 टू जे आपका कितना हो जाएगा 3, एंड इसका हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपके कुछ रेशियोज है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको M5 का रेशियो पूछा जाए सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का, तो आप बता दोगे कितना होगा, वो आपका हो जाएगा 1:5:10, यानी कि एक पार्ट आपका सीमेंट का, ये पार्ट आपका सैंड का, और ये पार्ट आपका एग्रीगेट का है, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। अगर M7.5 का पूछा जाए 1:4:8 हो जाएगा। M10 की अगर मैं बात करूं तो 1:3:6 हो जाएगा। M15 की अगर अपन बात करते हैं 1:2:4 हो जाएगा। M20 की बात करें तो 1:3 हो जाएगा। और M25 की बात करते हैं तो आपका 1:1:2 का रेशियो आपका हो जाएगा। ये होते हैं अपने ग्रेड, यानी कि अगर मिक्स प्रोपोर्शन की अगर अपन बात करें तो आपका सीमेंट सैंड एग्रीगेट का मिक्स प्रोपोर्शन ये होता है, ठीक है। तो यहां से अगर वेट की मैं बात करता हूं, इसको जो नोट डाउन कर लेना आप, और ट्रिक मैंने आपको बताई है। M5 से स्टार्ट करेंगे, 5 7.5 10 15 20 और 25। उसके बाद में सीमेंट सैंड एग्रीगेट का 1 1 1 सब में आ जाएगा। 5 से उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो, बस यहाँ पे एक 1.5 लिखना है, उसके बाद में 1 लिखना है, और ये इसको जस्ट डबल कर देना है आपको, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जो तुरंत बता सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए M20 कितना होता है 1:1.5:3, ठीक है। या आप वेट की मैं बात करता हूं तो आपको पता है कि एक तो अपन अगर सीमेंट बिल्कुल साधारण कंक्रीट की अगर अपन बात करते हैं, यानी प्लेन कंक्रीट की अगर अपन बात करते हैं, तो इसका जो यूनिट वेट होता है, यूनिट वेट जो होता है वो कितना होता है। तो यूनिट वेट की अगर मैं बात करता हूं, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट या प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट। तो अगर आपका जो पीसीसी की अगर अपन बात करते हैं तो उसके लिए यूनिट वेट होगा 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर आरसीसी की मैं बात करता हूं तो 4 आरसीसी, अगर आरसीसी की मैं बात करता हूं तो ये आपका यूनिट वेट हो जाएगा 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। नोट डाउन कर लीजिएगा फटाक से, ठीक है, नोट डाउन कर लो कि यूनिट वेट ऑफ द प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज 24 एंड 4 आरसीसी के लिए 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर सेकंड में बात करता हूं,
अगर सेकंड में बात करूं कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है आपकी, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, अगर सेकंड अपना क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसको मैं लिख देता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर यहां पे अपन बात करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो यहां पे अब अपन को एक चीज पता चल रही है कि अपन ने जो मिक्स किया, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, एक क्यूब को अपन कास्ट करते हैं। ठीक है, मैंने एक क्यूब कास्ट किया जिसके आपको पता है डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन होती है 150 इज इक्वल टू 150 इंटू 150 इंटू 150 mm या 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। तो ये अपन ने जो एक क्यूब कास्ट किया, क्यूब कास्ट करने के बाद में इसके ऊपर क्या किया अपन ने, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन से इसके ऊपर लोडिंग, ग्रेजुअल लोडिंग लगाए और उसके बाद में अपन को जो कुछ वैल्यूज देगा। तो वो वैल्यू जो होगी, वो वैल्यूज क्या होगी, वो वैल्यूज आपकी क्या होती है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। लेकिन यहाँ पे बात करें अपन कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो वो अपना क्या है, तो उसके लिए आपको एक चीज जानना जरूरी है कि कोई भी, जैसे कि अपन मैंने 20 क्यूब कास्ट किए या 10 क्यूब कास्ट किए, 50 क्यूब कास्ट किए, ठीक है, जितने भी आपने क्यूब कास्ट किए हो उसका 5% यानी जितने भी क्यूब आपने टेस्ट किए हो तो उसके 5% रिजल्ट से ज्यादा फेल नहीं होने चाहिए, 5% रिजल्ट से ज्यादा फेल नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे सपोज दैट, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन बात करें जैसे कि मैंने 20 सैंपल लिए, अगर मैंने 20 सैंपल लिए और 20 सैंपल के ऊपर मैंने क्या किया, टेस्टिंग करी, यानी कंपैरेटिव टेस्टिंग सीटीएम मशीन के अंदर मैंने टेस्ट किया। तो टेस्ट करने के बाद में इसके अंदर कुछ रीडिंग्स आएगी, रीडिंग से जैसे कि यहाँ पे अगर, और ये जो 20 सैंपल लिए आपने वो कितने, जैसे कि आपने ले लिए M20 ग्रेड के, M20 ग्रेड के, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ FCK इज इक्वल टू 20 मेगापास्कल या जो 20 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। अपन को पता है कि M20 का जब अपन ने मिक्स किया तो 20 आना चाहिए, 20 MPa इसकी वैल्यू आनी चाहिए। बट मैंने यहाँ पे 20 सैंपल जो बनाए और 20 सैंपल बनाने के बाद में मैं कुछ देखता हूँ कि कुछ वैल्यू आ गई है, एक की वैल्यू आ गई मेरे पास में 9.5, एक की वैल्यू आ गई मेरे पास 20.2, एक के आगे 20.5, एक के आगे 21.5, एक के आगे 22.5, ऐसे जो है आपकी 100 यानी कि 20 सैंपल तक की आपकी वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ से यानी कि 20 की, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब यानी 100 में से 5 सैंपल आपके फेल हो सकते हैं। 5% का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 100 सैंपल पे टेस्ट कर रहे हैं, 100 सैंपल पे टेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका क्या है 100, ठीक है, 100 सैंपल पे अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके क्या होंगे 5 सैंपल क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। इससे ज्यादा अपन जो उसके, अगर इससे ज्यादा अगर आपका कंक्रीट फेल हो रहा है तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, मिक्स का प्रोपोर्शन दोबारा से लेंगे। और आपको पता है मिक्स प्रोपोर्शन, यानी कि अगर बात करूं मैं मिक्स डिजाइन की, तो कंक्रीट के अंदर मिक्स करने के 2 डिजाइन होते हैं आपका, एक होता है आपका वेट मिक्स और एक होता है आपका क्या, वॉल्यूम मिक्स। ठीक है, वो अपन जो है आने जो कंक्रीट सब्जेक्ट अपना कंक्रीट टेक्नोलॉजी उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से ये जैसे कि मैंने 20 सैंपल लिए, एक का है 19.5, एक का है 20.2, एक का 20.5। ठीक है, इस तरीके से आपके टोटल 20 सैंपल की वैल्यू आ गई। तो यहां पे अपन देख रहे हैं कि ये क्या आपका, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यहां पे ध्यान रखना, ये क्या आपका इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मैं वैल्यू लिख रहा हूं, ध्यान रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिख रहा हूं। तो मेरे को पता है कि इससे कम तो वैल्यू आनी नहीं है, जो भी वैल्यू आएगी आपकी ज्यादा आएगी। 20 जब आपके सैंपल हो जाएंगे तो वैल्यू आपकी ज्यादा ही आती जाएगी। तो इसके अंदर 20 सैंपल के अंदर ओनली एक वैल्यू यानी कि एक सैंपल की वैल्यू आपकी जो एक की स्ट्रेंथ है वो आपकी 20 से कम आई है, 20 से कम आई है। इट मीन से मैं यहां पे मानूंगा कि अगर मैंने 20 सैंपल टेस्ट किए तो उसके अंदर अगर एक की वैल्यू कम आती है तो मेरा क्या ये कंक्रीट आपका जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्रॉपर आ रही है 20 MPa। और इसका जो है मिनिमम की अगर मैं बात करता हूं तो मिनिमम अपन क्या करते हैं, मिनिमम 3 सैंपल लेते हैं और 3 सैंपल की अपन टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद में तीनों का एवरेज निकाल के अपन क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ओके, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इसका एक मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, एक आपको जो है ग्राफ से अपन जो है देखेंगे कि वैसे तो क्या है कि इसको अपन कंक्रीट मिक्स डिजाइन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक, कंक्रीट मिक्स डिजाइन जब अपन करेंगे तो वो आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है। बस यहाँ पे मैं जो है आपको थोड़ा सा अपन इसकी थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं कि आपको जो पता हो कि किस तरीके से आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट के अंदर जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, वो किस तरीके से आपकी आती है। तो आपको एक पता होगा
एक मैं ग्राफ यहाँ पे जो है चेंज कर लेता हूँ मार्कर, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये तो होती है आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस कितने डेज की, 28 डेज की, ठीक है। 28 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेस है। और ये है आपकी स्पेसिमेन, यहां पे मैं लिख देता हूं स्पेसिमेन स्ट्रेंथ, स्ट्रेस नहीं स्ट्रेंथ, STRENGTH स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये हो गया आपके स्पेसिमेन, ठीक है, स्पेसिमेन। अब यहां पे एक कर्व ड्रा होता है, आपने देखा होगा एक प्रोबेबिलिटी कर्व जो होता है, यानी कि अगर रिजल्ट फेल होते हैं आपके जो एरर वो होते हैं, तो उसके लिए एक कर्व आपका जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका एक कर्व ड्रा होता है, ठीक है। तो ये कर्व क्या है कि अपन को क्या कह रहा है कि 5% रिजल्ट से ज्यादा फेल नहीं होने चाहिए, 5% रिजल्ट से ज्यादा फेल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे जो ये जो एरिया है, यानी कि इस एरिया की मैं बात करता हूं, तो ये एरिया आपका है, आपका 5% है। कितना है, 5% है दोनों साइड में। ये कितना है अपना 5%, ठीक है, 5% एरिया है। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो 5% एरिया है ये वाला, ठीक है, तो इसके अंदर जो वैल्यूज आपका जो डिफरेंस, यानी यहां से तो मेरी वैल्यूज बढ़ना स्टार्ट हो गई, उसके बाद में जो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये अपना जो यहां से जो ये होती है, इसको अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका क्या है, इसको अगर अपन बात करते हैं तो ये आपका क्या है, इसको अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या है, ये आपका 5% एरिया है। क्या है ये आपका 5% एरिया, ठीक है, 5% एरिया। अगर ये जो यहां से यहां तक, ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड डेविएशन, जो होता है आपका 1.65 सिग्मा, कई जगह सिग्मा लिखा हुआ रहता है, या 1.65 एस, 1.65 एस। और एस क्या है यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये आपको जो है जब कंक्रीट मिक्स डिजाइन पढ़ते हैं तो यहाँ पे अपन को मेन टारगेट स्ट्रेंथ निकालने के लिए, ठीक है, मेन टारगेट स्ट्रेंथ निकालने के लिए अपन को क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन यूज करते हैं। और इसकी वैल्यूज आपको जो आईएस कोड के अंदर दी हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं मेन टारगेट स्ट्रेंथ की, ठीक है, मेन टारगेट स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ, जिसको FM से अपन लिखते हैं FM। और इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको जो है आईएस कोड के अंदर दिया हुआ है, FCK प्लस 1.65 सिग्मा या एस, मैं यहाँ पे एस लिख रहा हूं, ठीक है। एस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपका मेन टारगेट स्ट्रेंथ के लिए एफएम निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है। और एफसीके क्या है यहाँ पे आपका, एफसीके आपका क्या, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और 1.65 आपका क्या है, कांस्टेंट है, और एस क्या आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो स्टैंडर्ड जो डेविएशन ये आपका डिपेंड करता है, ये वेरी करता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या आपका जो किस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। ये अपना जो है ग्रेड हो गया एफसीके। अब यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन की मैं बात करता हूं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको जो आईएस कोड के अंदर, इंडियन स्टैंडर्ड कोड की अगर मैं बात करूं, तो आईएस 456 के अंदर, आईएस 456 के अंदर टेबल नंबर 8 जो दिया हुआ है उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन एस की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां से ये तो क्या होगा अपना एफसीके क्या होगा, जैसे अपना M20 हो गया, M25 हो गया, M30 हो गया, तो ये क्या आपकी, ये अपनी जो है एफसीके की वैल्यू, ठीक है। 1.65 आपका फिक्स है। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि 4S या स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की मैं बात करता हूं, तो यहां से अपना जो है आईएस कोड, आईएस 456 2000, क्योंकि अपन कौन सा कोड यूज कर रहे हैं पूरे आरसीसी के अंदर, आईएस 456 2000। इसके अंदर टेबल नंबर जो 8 दिया हुआ है उसके अंदर आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी हुई है। तो वो क्या है, वो कितनी दी हुई है, उसको मैं जो यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूं कि यहां से आपने नोट डाउन कर लिया होगा ये, ठीक है। यहां से आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर वैल्यू की मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 8, तो M10 और M15 के लिए यहां पे हो जाएगी आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। और यहां पे मैं लिख देता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन इज एस, ठीक है। तो यहां से आप लिखेंगे कि M10 और M10 एंड M15 के लिए आपकी वैल्यू दी हुई है, वो आपकी वैल्यू दी हुई है 3.5,
5। ये IS कोड के अंदर अपन को मेंशन्ड है। M20, यहाँ पे हो जाएगा आपका M20, M25, M20, M25 के लिए जो आपकी वैल्यू दी हुई है, M20, M25 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 4 दी हुई है, ठीक है। और M30 से लेके M50 तक या मोर देन M30 आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा 5। तो ये वैल्यू आपको यहां से नोट डाउन कर लेनी है टेबल नंबर 8 IS 456 2000 से, ठीक है। ये वैल्यू आपको जो है नोट कर लेनी है, ठीक है। ये अपने कहा, ये दी हुई है अपने IS 456 2000 के टेबल नंबर 8 के अंदर, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की बात यहां से कंप्लीट अपनी होती है। अब आगे जो मैं बात करता हूं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, अगर अपन बात करें कि इनके बीच में कुछ वेरिएशन आएगा तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन स्ट्रेंथ, जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ की बात अपन ने करी थी। तो ये उसका भी एक फॉर्मूला है, वो आप लिख सकते हैं कि वेरिएशन इन कॉन्क्रीट आपकी वेरिएशन कितना आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की मैं बात करता हूं, ठीक है। ये नोट डाउन आपने कर लिया होगा और इसको जो है अपन यहां से मिटा देते हैं, इसको जो है मिटा देता हूं और यहां पे अपन बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा जाता है कई बार, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर बात करूं मैं तो इसके लिए जो एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वो फॉर्मूला आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन स्ट्रेंथ, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन स्ट्रेंथ, ठीक है, मीन स्ट्रेंथ। ये आपका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये जो वेरिएशन की अगर मैं बात करता हूं, इस वेरिएशन की अगर अपन बात करते हैं तो ये वेरिएशन क्या होता है, ये वेरिएशन जैसे कि यहाँ पे अपन ने कुछ वैल्यूज लिखी थी कि जैसे कि M20 का मैंने ग्रेड का कंक्रीट लिया तो एक की आई आपकी जैसे कि M19.5, ठीक है, उसकी वैल्यू है अपने 19.5, एक की आई 20.1, एक की आई 20.5। तो इनके बीच में जो आपका वेरिएशन आएगा जैसे कि 19.5 और 20.1 के बीच में कितना वेरिएशन आता है, ठीक है। तो वो वेरिएशन आपका ये होता है, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएशन। और इसके लिए कोफिशिएंट जनरेट होता है, वो कोफिशिएंट अपना होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैसे कि अपन अपने पास में M30 के रेट का कोई कंक्रीट है तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इसके लिए होगा आपका कितना होगा M30 के लिए, M30 के लिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा, यहाँ पे मैंने अभी टेबल के अंदर आपको बताया था कि M10 M15 के लिए 3.5 होता है, M अगर 20 है और M25 की अगर अपन बात करें तो 4.0 होता है, और M30 और M30 से लेके M50 तक कितना होता है 5। तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन स्ट्रेंथ, और मीन स्ट्रेंथ अपन ने फॉर्मूले से निकाली थी कि FM इक्वल टू क्या होता है अपना FCK प्लस 1.65S, ठीक है, 1.65S यहां से। तो इनके बीच यानी कि इनका जो रेशियो रहेगा या स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मेन स्ट्रेंथ जो आपकी होती है वो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये चीज आपको जो है यहां तक नोट डाउन कर लेनी है। अगली क्लास जो होगी अपनी, ठीक है, अगली क्लास के अंदर कंक्रीट की यानी प्रॉपर्टीज के अंदर अपन ने पढ़ा ओनली वेट के बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। आने वाली क्लासेस के अंदर इसकी 4-5 प्रॉपर्टीज और है, जैसे कि वर्केबिलिटी हो गया, ठीक है, इसकी जो वर्केबिलिटी के बाद में अपन बात करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है तो वो अपन जो है ये मॉडुलस ऑफ रप्चर की बात करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर कुछ एम्पिरिकल अपने फॉर्मूले जो अपने डायरेक्ट IS कोड से पूछे जाते हैं उनके अपन जो आने वाली क्लासेस के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, और आपको अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, ठीक है, क्लासेस को अपना जो सेशन चलता है उसको लाइक करें, ठीक है, दोस्तों के पास में शेयर करें क्योंकि RTO के एग्जाम आने वाले हैं जो राजस्थान से हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी आपका ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। राजस्थान जो RS MSSB का जो पेपर होगा जूनियर इंजीनियर का, उसके अंदर भी इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके जो आएंगे, यानी 5 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं इस सब्जेक्ट से, ठीक है। तो आप जो है सेशन को लाइक करें और अपना जो रणथंभौर कोचिंग क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है उसको जो आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।